हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज अपन देखेंगे चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ा सा अपन ने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। कौन कौन से होते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। इसमें अपन ने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर लिया था। आज अपन यहाँ पे देखेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स, इसके बाद में देखेंगे अपन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बाद में देखेंगे लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन और बाद में स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिएगा रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि वे मसल्स जो कि ब्रीथिंग एक्शन को जनरेट करती हैं, उन मसल्स को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी मसल्स। ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है थोड़े से केज जो होता है उसके वॉल्यूम को चेंज करती हैं, जिससे लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो लंग्स से एयर जो होती है या तो आउटसाइड में रिलीज होती है इनके एटमोस्फेयर में, या फिर क्या होती है एटमोस्फेयर से एयर जो होती है लंग्स में इंटर करती है। वो मसल्स होती हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है 2 टाइप की होती है, रेडियल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स बोल सकते हैं डायफ्राम, और दूसरी होती है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। देखिएगा फर्स्ट रेडियल मसल या डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है रेस्पिरेशन की प्राइमरी मसल से होती है। डायफ्राम कैसे स्ट्रक्चर होती है? डोम से स्ट्रक्चर होती है और कैसे होती है? साथ ही मस्कुलर जो कि थोड़े से कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करते हैं। इस डायफ्राम में स्केलेटल मसल्स होती है। स्केलेटल मसल्स को क्या कहा जाता है? रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देखिएगा जब रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरिंग डायफ्राम जो है ये कैसा हो जाता है? फ्लैट। डायफ्राम बिकम फ्लैट। और डायफ्राम जब फ्लैट हो जाता है तो क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मीनिंग क्या होता है? इनहेलेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से एयर जो होती है वो लंग्स में इंटर करती है, तो इसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन। कंप्लीट जो प्रोसेस है इसकी कैसे होता है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। दूसरा है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन की ड्यूरिंग डायफ्राम जो है ये कैसा हो जाता है? डॉम शेप। डायफ्राम बिकम डॉम शेप। और इस ड्यूरिंग क्या होता है? एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन यानी कि लंग्स से एयर जो होती है आउटर साइड में रिलीज होती है, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन। तो ये हो जाएंगी रेडियल मसल्स। इसके बाद में आती है इंटरकोस्टल मसल्स। देखिएगा इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? अपना जो थोड़ा सा केज होता है उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या कहा जाता है? इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। इस इंटरकोस्टल स्पेस में जो मसल्स होती है उन मसल्स को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये 2 टाइप की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इतना अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी या रेस्पिरेशन जो इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो क्या है? 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। फर्स्ट है इंस्पिरेशन और दूसरा होता है एक्सपिरेशन। देखिएगा इंस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक्सटर्नल एयर जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर जो होती है लंग्स में इंटर करती है, तो इसे क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे कि एटमोस्फियर जो है, एटमोस्फियर से एयर जो होती है वो किसमें इंटर होती है? लंग्स में। तो ये प्रोसेस क्या होती है? इंस्पिरेशन। इसका जस्ट अपोजिट है क्या? एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होते हैं? लंग्स से एयर जो होती है वो क्या होती है?
एक्सटर्नल एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। ठीक है। इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, जब एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या होती है, एयर जो होती है लंग्स में ली जाती है, तो उस ड्यूरिंग क्या होता है, देखिएगा जो रेडियल मसल्स होती हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कौन कौन सी मसल्स, रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इस ड्यूरिंग क्या होता है, रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होता है इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस ड्यूरिंग क्या होती है, थोरेसिक जो केज उसकी रिब्स जो होती है आउटसाइड में आ जाती है और डायफ्राम जो है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम जैसे ही फ्लैट होगा, रिब्स आउटसाइड में आएगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पेस है थोरेसिक कैविटी में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे ही प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से एयर जो होती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीजन। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोर होगी। तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से किस में एंटर करती है, लंग्स में एंटर करती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। इसका जस्ट अपोजिट देखना अपन को, एक्सपिरेशन। देखिएगा एक्सपिरेशन में क्या होता है कि लंग्स जो है इससे एयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये क्या होती है, रिलैक्स होती हैं। क्या होगा, दोनों में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। जैसे रिलैक्सेशन होता है तो रिब्स जो होती है वापस से क्या होती है, अंदर आ जाती है और डायफ्राम जो है अपने जनरल फॉर्म डोम शेप में आ जाता है। ठीक है, जैसे डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप में आएगा। तो इस ड्यूरिंग क्या होता है, रिलैक्सेशन के ड्यूरिंग वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि लंग्स की जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पेस कम है तो प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, किसके बजाय, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बजाय। जिससे क्या होती है, CO2 जो होती है, अंदर प्रेशर ज्यादा है तो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये लंग से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन। हाँ, क्या समझ में, दोबारा से देख लीजिए। इंस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, रिब्स आउटसाइड में चली जाएगी। जैसे ही डायफ्राम फ्लैट होगा, रिब्स आउटसाइड में चली जाएगी तो वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बजाय। जिससे क्या होगी, ऑक्सीजन जो होगी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से किसमें एंटर करती है, लंग्स में। और लंग्स में यदि एयर एंटर कर रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है, इस ड्यूरिंग रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है इनमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। जिससे क्या होती है, जो रिब्स है और डायफ्राम जो है, रिब्स क्या होगी, अंदर की ओर आ जाएगी और डायफ्राम जो है अपनी जनरल जो पोजीशन होती है इसकी डोम शेप में हो जाएगा। जिससे यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अंदर क्या है, लंग्स में CO2 है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बजाय यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे CO2 क्या होगी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन। इस प्रकार से अपने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिएगा लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने लेवल होते हैं, इसके 2 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेकेंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से लेवल हैं, फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अपन कब बोलेंगे, जब गैसेस एक्सचेंज जो है किस किस के बीच में हो, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो, तो इस तब क्या बोलेंगे अपन इसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या होगा इसमें, गैस एक्सचेंज जो है किसके बीच होगा, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में, यानी कि गैस एक्सचेंज बिटवीन gases exchange between alveoli and blood capillaries।
ठीक है। इस ड्यूरिंग क्या होता है, एल्वियोलाई जो होती हैं इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोर होती है। ठीक है। ब्लड कैपिलरी जो होती हैं इनमें किसकी कंसंट्रेशन होती है, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसे, क्योंकि सेल्स या टिश्यू में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। वहां पे बनी हुई CO2 क्या किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, एल्वियोलाई में। आपको पहले बता चुके हैं कि गैस एक्सचेंज के लिए जो पहले होता है वो कौन सा होता है, एल्वियोलाई। ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है, CO2 कंसंट्रेशन मोर होती है, जबकि एल्वियोलाई में O2 की कंसंट्रेशन मोर होती है। साथ ही O2 कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, CO2 कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, लेस होगी। गैस सब्सटेंस किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि एल्वियोलाई से किसमें एंटर करती है, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज की CO2 जो होगी ये भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि ब्लड कैपिलरीज से CO2 जो है वो किसमें एंटर होती है, एल्वियोलाई में एंटर होती है। तो एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन है इसमें गैसेज ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। दूसरा आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिएगा इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस ऑक्सीजन किसके बीच होता है, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। देखिएगा किसके बीच होता है, ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू सेल्स के बीच में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा जैसे ही ब्लड कैपिलरीज में क्या होगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, एल्वियोलाई के द्वारा क्या होगी, ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी, ब्लड कैपिलरीज में। तो ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोर होगी। और टिश्यू सेल्स जो है इनमें क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन मोर होगी, क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन जो है कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू सेल्स में हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, मोर होगी। और ब्लड कैपिलरीज में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, O2 की। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई किसको की जाती है, टिश्यू सेल्स को। ऑक्सीजन जो होती है अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन या अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होती है, ब्लड कैपिलरी से किसमें जाती है, टिश्यू सेल्स में। और CO2 जो है ये भी अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग किसमें एंटर होते हैं, टिश्यू सेल्स से ब्लड कैपिलरीज में एंटर होती है। यानी कि यहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो किसके बीच होता है, ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स के बीच। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हो गया अपना। एक्सटर्नल में क्या होगा, गैस एक्सचेंज जो है किसके बीच होता है, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज जो है वो किसके बीच होता है, ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू सेल्स के बीच होता है। इस प्रकार से अपना रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे कि फूड मटेरियल है या अपन बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स है, गैसेज है, वेस्ट है, इनके सर्कुलेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। किसे बोलेंगे, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, वेस्ट जो है इनको सर्कुलेट करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल्स और थर्ड हार्ट। देखिएगा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, वेस्ट का सर्कुलेशन किया जाता है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड की फ्लो होने के लिए पाइपलाइंस का काम करते हैं। हार्ट क्या होता है, एक्ट एज पंप, ये पंप की तरह एक्ट करता है और ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन तक ट्रांसपोर्ट या पंप करता है। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं, तीनों को अपन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे ब्लड। देखिएगा ब्लड क्या होता है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू।
ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होता है, रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो। ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स है, गैसेज है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड की पीएच की। तो ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। कितनी होती है, 7.4, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो कहाँ पे होता है, एडल्ट जो होते हैं उनमें रेड बोन मेरो में, जबकि एम्ब्रियो कंडीशन में कहाँ पे होता है, स्प्लीन और लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, यानी कि ब्लड जो है किस किस से फॉर्म है होता है, तो 2 पार्ट इसके, फर्स्ट है ब्लड प्लाज्मा और सेकेंड है ब्लड कार्पसल्स। कौन कौन से हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। एक एडल्ट ह्यूमन जो है उसमें कितना होता है, ब्लड अराउंड 5 लीटर, 5 लीटर के लगभग क्या होता है उसमें ब्लड होता है। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, तो देखिएगा ब्लड प्लाज्मा जो है ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट पार्ट होता है, 55%। कितना होता है, 55% पार्ट होता है। इस 55% पार्ट में से 92% जो होता है इसमें वाटर होता है, और रिमेनिंग 8% जो होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के बारे में बात करें अपन ब्लड कार्पसल्स की, तो ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं कितना पार्ट बनाती हैं, 45%। कितना बनाती हैं, 45% पार्ट बनाती हैं। ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। कौन कौन सी होती हैं, ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन आरबीसी। आरबीसी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलेंगे इसको, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स को बोल सकते हैं कार्पसल्स। ठीक है, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा गए हैं, क्योंकि आरबीसी जो होती है इसमें पिगमेंट होता है, जैसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण आरबीसी का कलर जो है कैसा होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन में हीम जो है ये क्या होता है, पिगमेंट, ये कलर प्रोवाइड करवाता है। और ग्लोबिन क्या होता है, इसका प्रोटीनस पार्ट, यानी कि प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन होता है, पिगमेंट पार्ट कौन सा होता है, हीम में होता है। नेक्स्ट बात करें आरबीसी की फॉर्मेशन की, तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में। ठीक है, एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है उसके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कुछ इसके जनरल फीचर्स हैं। तो जो मेच्योर आरबीसी होती है, मेच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन आरबीसी के लाइफ स्पान की, तो आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज होता है। टोटल ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका 99% जो है वो क्या होती है, आरबीसी, यानी कि सबसे मोर नंबर में कौन प्रेजेंट होती है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी की बात हो गई। क्या होती है फुल फॉर्म, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इसका, रेड बोन मेरो में। रेड ब्लड कार्पसल्स इज ऑल्सो नॉन एज इरिथ्रोसाइट्स, ये भी याद रखना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से रेड कलर की होती है। हीम जो होता है यहाँ पे पिगमेंट होता है, और ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। लाइफ स्पान जो है कितना होता है, 120 डेज होता है। और आरबीसी जो है टोटल ब्लड सेल्स का कितना होती है, 99% पार्ट बनाती है। इसके बाद में देखते हैं अपन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स।
WBC इसका फॉर्मेशन भी कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। WBC जो है मेन फंक्शन क्या होता है WBC का, कि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। यदि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में इंटर करता है तो इनके अगेंस्ट फाइट करती हैं और अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। WBC जो होती हैं इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। WBC ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और हीमोग्लोबिन के एब्सेंस के कारण क्या होती है, कलरलेस होती है, और कलरलेस होने की वजह से इनको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। WBC जो है इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस है और एब्सेंस के बेसिस पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से पार्ट है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया है, ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे। तो देखिएगा फर्स्ट है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होती हैं वो क्या होती है, एग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं इनको स्टेनिंग के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी होती हैं, एसिडोफिल, एसिडोफिल्स का दूसरा नाम है इओसिनोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं इनको मोड ऑफ एक्शन यानी कि इनके फंक्शन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसके बेसिस पे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। क्या है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। देखिएगा एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स जो होती हैं क्या काम होता है, ये इन्फेक्शन और एलर्जिक रेस्पॉन्स को शो करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं इसका नंबर जो होता है ऑल WBC में सबसे ज्यादा जो है अबंडेंट अमाउंट में वो होती है न्यूट्रोफिल्स से होती हैं। मेचुरेशन पे ये न्यूट्रोफिल्स जो होती है कन्वर्ट हो जाती हैं फेगोसाइटिक सेल्स में। कौन से सेल्स में, फेगोसाइटिक सेल्स में। फेगोसाइटिक सेल कौन सी होती हैं, यानी कि वे सेल्स जो क्या करती हैं, जैसे अपने बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया वगैरह इंटर करते हैं तो उनको क्या करती है, इनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के दौरान डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो वो कौन सी होती हैं, फेगोसाइटिक। तो न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, मैच्यूरेशन पे फेगोसाइटिक सेल में। इसके बाद में है एग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और